नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों को पता है कि इस कोरोना महामारी में आपकी पढ़ाई कितनी चौपट हो चुकी है। बोर्ड परीक्षा बिल्कुल सर पे आ चुकी हैं, यानी बोर्ड परीक्षाएं अपने टाइम पर होंगी। आपको कुछ सहूलियत देने के लिए बोर्ड ने करीब 30% कोर्स तो जरूर कम कर दिया है, लेकिन आप फिजिकली स्कूल नहीं जा सकते। इस वजह से आपकी पढ़ाई भी अधूरी हो रह गई है। कम समय को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए ये एक रिफ्रेशर कोर्स शुरू कर रहा हूं। इस कोर्स में मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा कोर्स, लेकिन उसको क्विक रिवीजन के रूप में, यानी कि बहुत थोड़े शब्दों में, ज्यादा विस्तार नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना भी बताऊंगा अगर आपने उतना पूरा देख लिया तो हमारी गारंटी है कि आपको मैथ सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं कर सकता। और अगर आप थोड़ा बहुत मैथ में जानते हैं तो श्योर है कि आपके नंबर 80-90% से कम नहीं आने वाले। ये हमारी इस सीरीज की पहली वीडियो है। इसके बाद आपके पूरे कोर्स में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 वीडियो में बनाऊंगा। तो 15 से 20 वीडियो बनाने का मतलब कि अगर एक एक घंटे की वीडियो मान लिया जाए तो बचे हुए 5-6 महीनों में आप डेली एक एक घंटा की वीडियो को आप 2-3-4 बार रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो अच्छे नंबर आना तो तय ही हो जाएगा। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है संबंध और फलन। इस चैप्टर में भी बहुत कुछ कम कर दिया गया है, उसके बावजूद भी आपका ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। मतलब इससे आपको कम से कम 2 या फिर 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बड़े क्वेश्चन भी हो सकते हैं, छोटे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि एक्चुअल में संबंध होता क्या है। इसके बाद हम लोग फलन की बात करेंगे। तो संबंध की अगर हम बात करें तो यदि कोई समुच्चय A है तब A क्रॉस A का प्रत्येक उप समुच्चय, यानी अगर A को A से कार्तीय गुणन यानी क्रॉस गुणन कराया जाए तो प्रत्येक उप समुच्चय A में से एक संबंध R को प्रकट करता है। तो मतलब इसके जितने भी एलिमेंट आएंगे उसमें जितने समुच्चय यानी जितने उप समुच्चय बन सकते हैं, प्रत्येक उप समुच्चय A में से R एक संबंध को प्रकट करेगा। मतलब हर समुच्चय को हम एक संबंध कह सकते हैं। समुच्चय A से A में ही परिभाषित संबंधों को द्विआधारी संबंध कहा जाता है। यहाँ पे द्विआधारी लिखा जाए या ना लिखा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में जब A का संबंध B से बनता है तब वो केवल संबंध होता है, लेकिन जब किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ संबंध बनाया जाता है तो उसे द्विआधारी संबंध कहा जाता है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इस बात को लिख सकते हैं, ये R किसी संबंध को निरूपित करता है तो R जो है ये उप समुच्चय होगा A क्रॉस A का। अगर मैं इस कैपिटल A से कोई एलिमेंट स्मॉल a ले लूं तो मैं कह सकता हूं कि यदि इस स्मॉल a कॉमा b का मतलब दूसरे सेट से मैंने कोई दूसरा एलिमेंट, मतलब a और b दोनों हैं a में, बट मैंने एक a लिया और एक b लिया, तो ऐसा एलिमेंट अगर इस रिलेशन से लिया गया हो तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं a r b। इसको पढ़ा जाता है a b से संबंधित है संबंध r के द्वारा। मतलब ये जो R है वो इन दोनों के बीच के संबंध को परिभाषित कर रहा है। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि मैथ में संबंध का मतलब क्या है। मैथ में संबंध का मतलब है कि 2 नंबर के बीच में जितने मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर का मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, छोटा, बड़ा, बराबर, इस तरीके के जितने भी ऑपरेटर होते हैं, इनको लगाने से जो भी संबंध बन सकता है वो आपका यानी मैथ का संबंध कहा जाएगा। इसके
कुछ प्रकार भी होते हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा संबंध क्या होते हैं, आपसे उनसे रिलेटेड चीजें पूछेगा। तो संबंध के प्रकार में जो सबसे पहला संबंध होता है वो है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध का मतलब जिस संबंध में एक भी एलिमेंट पॉसिबल ना हो दिए गए समुच्चय से, तो ऐसे संबंध को रिक्त संबंध कहा जाता है। दूसरा होता है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध का मतलब हो गया कि ए क्रॉस बी उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का, या अगर मैं ए की बात करूं तो ए क्रॉस ए उप समुच्चय हो जाएगा ए क्रॉस ए का। मतलब उप समुच्चय का ऐसा एलिमेंट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मिला दिए जाएं, तो ऐसे संबंध को सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है। लेकिन इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते, एग्जाम में इसके बाद वाले संबंधों के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद का अगला प्रकार है स्वतुल्य संबंध। मेन काम यहां से शुरू होता है। स्वतुल्य का मतलब होता है स्वयं से संबंध। तो अगर प्रत्येक स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई स्मॉल ए एलिमेंट है जो समुच्चय ए का सदस्य है, तो इसके लिए अगर मैं इसी एलिमेंट को 2 बार ले लूं तो इस तरीके का कोई संबंध बनेगा। तो अगर इस तरीके का संबंध पॉसिबल है तभी उसको स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट हैं सब के लिए बात कर रहा है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। इस बात को अगर मैं किसी एग्जाम्पल से देखूं तो मान लीजिए कोई सेट मेरे पास ए है जिसके एलिमेंट 1, 2 और 3 हैं। अब मुझे इस एलिमेंट में से कोई संबंध आर लेना है जो स्वतुल्य संबंध हो। तो स्वतुल्य संबंध की खासियत क्या है, मुझे ऐसे ढंग से एलिमेंट लेने हैं कि ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर हो जाए। मतलब जितने भी सेट ए के एलिमेंट हैं सबका मुझे ए मिले, ए का मतलब डबल मिले। तो यहाँ पे 1, 2, 3 हैं, तो इसके लिए जो संबंध बनेगा तो 1 के साथ 1 आना चाहिए, 2 के साथ 2 आना चाहिए और 3 के साथ 3 आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ इसने लिखा है प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए, मतलब जितने इसके एलिमेंट है सिर्फ उनकी बात कर रहा है कि उनके लिए तो आपको कोई ना कोई एलिमेंट ऐसे डबल वाला जरूर मिले। लेकिन इसने ये भी आपके लिए बाउंडेशन नहीं लगाई है कि इनके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता। मतलब ये तो होने कंपलसरी हैं, बट इसके अलावा अगर इसी सेट से कोई एलिमेंट पता चला जैसे 1, 2 आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए जरूर चाहिए। तो इस तरीके से जो संबंध बनता है इस संबंध को स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा संबंध है सममित संबंध। ये भी इंपॉर्टेंट संबंध है। इसमें क्या बोलता है कि अगर मैं कोई 2 एलिमेंट लूं और वो दोनों एलिमेंट संबंध आर से किसी प्रकार संबंधित हैं तो जरूरी है कि उनका उल्टा भी उस संबंध से यानी उसी संबंध से संबंधित होना चाहिए। मतलब अगर मैं कोई ए ले लूं जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 हैं तो इसमें से अगर मैं कोई संबंध आर लिखता हूं और वो सममित संबंध है तो जो भी संबंध लिया जाएगा उसका उल्टा होना चाहिए। जैसे अगर मैं कोई संबंध 1, 2 ले लेता हूं तो जरूरी है कि मुझे इस 1, 2 का उल्टा यानी कि 2, 1 भी मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो संबंध सममित संबंध नहीं माना जाएगा। मैं कोई दूसरा एलिमेंट अगर लेता हूं 2, 3 तो जरूरी है कि मुझे इसका उल्टा यानी कि इसमें 3 और 2 भी होना चाहिए, तभी ये संबंध सममित संबंध होगा। कोई जरूरी नहीं है, ऐसे डबल वाले भी आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि 1, 1 का उल्टा 1, 1 होगा, 2, 2 का उल्टा 2, 2 होगा। मतलब इस तरीके के जो संबंध हैं ये उल्टा और सीधा दोनों का काम कर देते हैं। तो ऐसे संबंधों को मैं स्वतुल्य भी बोल सकता हूं और सममित भी बोल सकता हूं। अगली वैरायटी है संक्रमक संबंध।
आपके कोर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही 3 संबंध हैं, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रमक संबंध। इससे बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन 4 नंबर का तो जरूर बनेगा, और वैसे भी यूपी बोर्ड में तो 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 8 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो बड़ा क्वेश्चन इससे बनने की संभावना है। संक्रमक संबंध में होता क्या है कि अगर कोई ऐसा संबंध लिया जाए जो उस आर से रिलेटेड हो, मतलब उसका एलिमेंट हो, साथ में कोई और एक संबंध लिया जाए जो उसी आर में से हो, लेकिन उसकी शुरुआत देखो कैसे की गई है। जैसे पहला संबंध अगर बी पे खत्म हुआ है तो दूसरा संबंध बी से शुरू होना चाहिए। तो अगर इस तरीके का कोई संबंध मिलता है तो जरूरी है कि इसका पहला और इसका आखिरी मिलकर के भी उसमें होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो संबंध संक्रमक संबंध नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई एक समुच्चय ले लेता हूं जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 हैं। अब अगर इसमें से मैं कोई एक संबंध लिखता हूं आर, ये संक्रमक संबंध तभी होगा जब, जैसे मैंने कोई एक एलिमेंट लिया 1, 2, तो अब मुझे इसमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो 2 से स्टार्ट होता हो। तो चलो मैं 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट ले लेता हूं 2, 3। तो अब अगर 1, 2 है और 2, 3 है, तो जब तक इसमें 1, 3 नहीं होगा तब तक हम इस संबंध को संक्रमक संबंध नहीं बोलेंगे। तो यहां पे एक एलिमेंट और होना चाहिए 1 और 3, तब जाकर के ये संक्रमक संबंध होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये संक्रमक संबंध नहीं माना जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, पता चला सिर्फ 1, 2 लिखा है और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, दूसरा एलिमेंट जो है वो मान लो 3, 2 आ गया, तो अब जरा देखिए ये 1, 2 तो है बट ये एलिमेंट 2 से नहीं शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी तो मिला बट बी सी नहीं मिला। तो जब तक बी सी ना मिले तब तक मुझे ये नहीं देखना है। मतलब ये तब मैं देखूंगा जब इन दोनों एक साथ आए हों। लेकिन यहां पे क्या है, ये तो आया है बट ये नहीं आया है, तो मुझे इसको देखना ही नहीं है। मतलब मैं इस संबंध को बोल सकता हूं कि ये संक्रमक संबंध है। इसी तरीके से 3, 2 को अगर चेक किया जाए तो 3, 2 अगर ए बी है तो दूसरा एलिमेंट 2 से शुरू होने वाला इसमें नहीं है, तो जब दूसरा नहीं है तो मुझे तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये संबंध संक्रमक संबंध हो गया। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि कंफ्यूजन इसी में हो जाता है। बच्चे अपने दिमाग में कंफ्यूजन बना लेते हैं कि जब तक ये तीनों ना हो तब तक वो संक्रमक नहीं होगा, लेकिन इसने ये कहीं नहीं बताया कि ये तीनों होने जरूरी हैं। इसने कहा अगर ये हो तथा ये हो तो ये जरूरी है, लेकिन अगर यही नहीं है तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी तरीके से नंबर पर आधारित होते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि दिया गया संबंध किस प्रकार का संबंध है। अगला प्रकार होता है संबंध का तत्समक संबंध। प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए केवल A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब जरा इसको और इस स्वतुल्य को ध्यान से समझ लीजिए, इसमें भी बड़ा हल्का सा डिफरेंस है, बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। क्या यहां पे है प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए AA संबंधित R से होना चाहिए। मतलब मैं जो भी एलिमेंट लूं उसका मुझे डबलेट होना चाहिए, बाकी क्या है फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो ये एक्स्ट्रा आ जाता है इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां पे इसने क्या कहा है कि प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए केवल AA बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो केवल AA बिलोंग्स टू R का मतलब डबलेट के अलावा कुछ और मुझे चाहिए ही नहीं। तो कोई संबंध तत्समक संबंध तभी हो सकता है जब उसमें केवल डबलेट आए हों। मान लीजिए कोई समुच्चय A दिया है जिसके 1, 2, 3 एलिमेंट हैं, तो ये संबंध तत्समक संबंध तभी होगा जब इसमें 1, 1 आया हो, 2, 2 आया हो और 3, 3 आया हो। इसके अलावा
और कुछ भी नहीं चाहिए और इससे कम भी नहीं चाहिए। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1-1 आ गया बस मैं इसको तत्समक मान लूं या स्वतुल्य मान लूं। इन दोनों के लिए ये वर्ड भी ध्यान रखना है। प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट आए हुए हों सबके डबलेट चाहिए, तब जाकर के ये तत्समक संबंध कहा जाए। उम्मीद है हमारी बात आपको समझ में जरूर आई होगी। ज्यादा मैं इस पे डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं। वैसे डिस्कशन करने के लिए तो बहुत कुछ है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को मतलब इससे संबंधित पार्ट को अच्छे से एक एक वर्ड जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में हमारे मौजूद है वीडियो रिलेशन एंड फंक्शन की। उस वीडियो को सर्च करके आप इससे संबंधित हर छोटी या बड़ी चीज जान सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो चूंकि ये वीडियो हिंदी में बनाया गया है, इंग्लिश में इसी का पार्ट आप मेरे प्लेलिस्ट से ढूंढ सकते हैं। प्लेलिस्ट में अपने आप चैप्टर के नाम को सर्च करिए, उसको दबाइए, उसके अंतर्गत आपको वो सारी वीडियो मिल जाएंगी जो आपके चैप्टर से संबंधित होंगी। तो हिंदी और इंग्लिश का कोई इश्यू नहीं है। अगर आप हिंदी में हैं तब तो ये वीडियो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके अपने लिए रिक्वायर्ड वीडियो ढूंढ सकते हैं, यानी कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो जरूर करिएगा। हाँ, अगर अच्छा लगे तो। अंतिम संबंध है तुल्यता संबंध। आपसे जब बड़े क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये सब नहीं पूछेगा, आपसे सीधे कहेगा कि सिद्ध करो कि तुल्यता संबंध है। इसका मतलब कि कोई संबंध तुल्यता संबंध तभी होता है जब वो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रमक हो। मतलब अगर इन तीनों की कंडीशन उसमें संबंधित नहीं है तो हम उसको तुल्यता संबंध नहीं कह सकते। तुल्यता संबंध होने के लिए जरूरी है कि ये तीनों के तीनों चीजें उसमें आनी चाहिए। तो ये संबंध की डिफिनीशन को मैंने कम शब्दों में बताने की कोशिश की है। अब मैं उन उदाहरणों को लेता हूं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनको पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, जिससे आपको इससे रिलेटेड सारी चीजें अच्छे से पता हो जाएं। अब जो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, अगर आप इन्हीं एग्जाम्पल्स को ही रट डालोगे, मतलब 3-4 बार वीडियो अगर देखोगे तो वो एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। तो एग्जाम में चाहे जितना चेंज करके क्वेश्चन आए, ज्यादा से ज्यादा उसमें नंबर बदल सकता है। तो अगर नंबर बदल भी दिया तो भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। इस एक्सरसाइज से बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, 4 नंबर का हो सकता है, 5 नंबर का हो सकता है और यूपी बोर्ड वालों में तो 8 नंबर का भी हो सकता है। तो मैं तीनों वैरायटी के क्वेश्चन को शामिल करूंगा और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है आज का, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x, y सच दैट 2x + y बराबर 41 द्वारा परिभाषित संबंध r है। r का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करिए। प्रांत का मतलब डोमेन और परिसर का मतलब रेंज आपको पता करना है। उसके बाद r के स्वतुल्य, सममित व संक्रमक होने की जांच कीजिए। अब जरा देखिए ये संबंध कितना आसान है। यहाँ पे आपको संबंध r दिया गया है, इसको परिभाषित किया गया है कैसे कि x, y इसके साथ में बताया गया है सच दैट 2x + y = 41। ये परिभाषित कर दिया गया है। साथ में कह दिया है कि x जो है ये n को बिलोंग करता है, मतलब x की जगह पे जो भी नंबर आने चाहिए वो नेचुरल नंबर से आने चाहिए। अब इसमें से मुझे ऐसे
सारे नंबर ढूंढने हैं, सारे नंबर नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेकर के अनंत तक, जिनमें दो संख्याओं का योग यानी x और y की जगह पर रखने से वो संबंध 41 तक, यानी या कह लीजिए कि 41 को परिभाषित कर दे। तो जरा देखिए कौन कौन से संबंध हो सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट करूं, पहला नेचुरल नंबर का मतलब x इज इक्वल टू 1 से, यदि x बराबर 1 हो जाए तब मुझे दूसरा यानी y चाहिए। तो जरा यहां से देखो y मुझे क्या मिल रहा है? 41 माइनस 2x। तो इसमें अगर मैं x की जगह पे 1 रख दूं तो 41 माइनस 2 यानी कि 39, मतलब मुझे एक एलिमेंट मिला 1 के साथ 39। अगर x इज इक्वल टू 2 ले लूं तब y जो मुझे मिलेगा वो 41 माइनस 2 गुणे 2 मतलब 41 माइनस 4, तो रिजल्ट में मुझे मिलेगा 37। इसी तरीके से मैं x इज इक्वल टू 3 ले लूं तब y बराबर मुझे मिलेगा 41 माइनस 2 गुणे 3 यानी कि 41 माइनस 6 मतलब 35। इस तरीके से ये खत्म तो कभी होगा नहीं, ऐसे लगातार चलता रहेगा। लेकिन शर्त इसने बता रखी है, जरा इधर देखिए, ये y वाली वैल्यू कम होती जा रही है। तो कम होने का मतलब एक पोजीशन ऐसी आएगी जब 0 या 0 के आसपास पहुंच जाएगी, या फिर उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाने का मतलब कि आपको ऐसी पोजीशन पे पहुंचा देगा जहां पे आपको उसमें नंबर निगेटिव मिलने लगेंगे। तो 0 मिले या निगेटिव मिले, पर उसको मैं नेचुरल नंबर तो नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब मुझे उन नंबर्स की केवल जरूरत है जो 1 से पहले तक हों, यानी कि उसके बाद के ना हो। मींस इसका ये हो गया कि x की जो वैल्यू है हमारे पास वो में उतनी ही हो सकती है कि 2 से गुणा करके 41 से कम रहे। तो 2 से गुणा करके 41 से कम रहने का मतलब 41 की आधी, तो 41 की आधी 20.5 हुई, बट 20.5 तो नेचुरल है नहीं, यानी कि 20 तक केवल जा सकता है। यदि x बराबर 20 तब y का जो मान होगा वो 41 माइनस 2 गुणे 20 मतलब 41 माइनस 40 यानी कि 1 आ जाएगा। अब इसके पहले के जितने नंबर होंगे वो सारे के सारे तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन इसके बाद के जो नंबर होंगे वो निगेटिव होने लगेंगे, और निगेटिव होते ही वो नेचुरल नंबर नहीं रहेंगे, तो इस संबंध को परिभाषित नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इस संबंध में जो एलिमेंट मेरे पास हुए वो क्या हुए? 1 के साथ 39, 2 के साथ 37, 3 के साथ 35, और इस तरीके से चलते हुए लास्ट में आएगा 20 के साथ 1। ये हमारे पास संबंध हो गया। अब आपसे इस संबंध में पूछा है प्रांत और परिसर, यानी कि डोमेन और रेंज। तो जब मैं प्रांत बताऊंगा तो प्रांत के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि जो भी संबंध बनता है उसका पहले वाले एलिमेंट का समुच्चय प्रांत कहलाता है। तो पहला एलिमेंट मतलब 1, 2, 3 से लेकर के 20 तक, ये इसका प्रांत हो गया। और दूसरा इसने पूछा है परिसर, परिसर का मतलब रेंज। तो रेंज जो होती है वो दूसरा वाला एलिमेंट होती है। तो 39, 37, 35 से स्टार्ट करके लास्ट में 1 तक, ये हमारे पास रेंज हो गई। ये भी उसने आंसर में पूछ रखा है। इसके बाद इसने आपसे विशेष चीज पूछी है कि R के स्वतुल्य, सममित व संक्रमक होने की जांच करिए। मतलब हमको ये पता करना है कि क्या R स्वतुल्य है, क्या R सममित है, या फिर क्या R संक्रमक है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य की जांच करते हैं। तो स्वतुल्यता के लिए आपको मैंने क्या तरीका अभी सिखाया। सबसे पहले मैं स्वतुल्यता की जांच करता हूं।
तो स्वतुल्यता में मैंने आपको परिभाषा अभी क्या बताई थी कि कोई भी संबंध तभी स्वतुल्य होता है जब प्रत्येक ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब समुच्चय में जितने एलिमेंट हैं सबके लिए मुझे उसका डबलेट का मतलब 1 लूं तो मुझे 1 मिलना चाहिए, 2 लूं तो मुझे 2 मिलना चाहिए। अब जरा यहां देखो 1 के साथ 39 आ गया, मतलब पहले एलिमेंट नहीं मिला और की तो बात ही अलग है। तो जैसे मुझे एक एलिमेंट मिल जाए जो ना हो तो मना करने के लिए उतना ही काफी होता है और आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं इस बात को कैसे लिखूंगा कि चूंकि 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो तुल्यता की जांच कर रहा हूं तो 1 बिलोंग्स टू n का मतलब मुझे 1 चेक करना है। तो 1 का मतलब x की जगह 1 और y की जगह 1 रखने से मुझे 41 मिलना चाहिए। तो अगर मैं संबंध में x की जगह 1 रखता हूं और y की जगह 1 रखता हूं तो जो भी नंबर आएगा वो 41 नहीं होगा। इसका मतलब है कि मैं ये बोल सकता हूं कि 1 जो भी एलिमेंट होगा वो इस रिलेशन R से संबंधित नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि संबंध R स्वतुल्य नहीं है। इसी तरीके से दूसरा संबंध मुझे सममित के लिए देखना है कि सममित है कि नहीं है। तो सममित में आपको क्या पता है कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो अगर मुझे कोई मिले तो उसका उल्टा मिलना चाहिए। तो मैं शुरुआत इसी से करता हूं, पहले एलिमेंट से। बिकॉज 1 39 बिलोंग्स टू आर, तो मुझे इसका उल्टा भी इसमें मिलना चाहिए। अब ये बिलोंग होने का मतलब क्या है कि अगर संबंध जो मेरा था 2x प्लस वाई, मतलब 2 में x की जगह 1 और y की जगह 39 रखता हूं तो मुझे 41 मिल जाता है। परंतु कॉमा 1 के लिए अगर इसी का को मैं उल्टा कर देता हूं तो जरा देखिए 2 गुणे 39 प्लस 1, क्या ये 41 के बराबर आएगा? तो आप बोलोगे नहीं आएगा। मतलब 1 का 39 तो रिलेटेड हो रहा है, लेकिन यहां पे 39,1 रिलेटेड नहीं हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि अतः 39,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हो गया कि इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। यह हमारे पास दूसरी कंडीशन को प्राप्त चल गई। फिर तीसरी मुझे चेक करनी है संक्रमकता। संक्रमण में मैंने आपको क्या सिखाया कि मुझे तीनों चीजें होनी चाहिए। मतलब अगर ए बी है तो बीसी होना चाहिए, बीसी है तो एसी होना चाहिए। लेकिन तब जिस एलिमेंट की मैं बात करूं, मैं वापस आपको समुच्चय पर ले चलता हूं। यहां पे देखिए, अगर मैं 1 से 39 की बात करूं तो ये ए बी है तो दूसरा मुझे 39 से एलिमेंट शुरू होना चाहिए। बट इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा जो 39 से शुरू होगा, तो मुझे तीसरे की जरूरत नहीं है। मतलब ये मेरा संक्रमक हो गया। 37 से भी शुरू होने वाला नहीं मिलेगा, 35 से भी शुरू होने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब संक्रमक हो जाएंगे। मुझे ऐसे एलिमेंट को ढूंढना है जिससे शुरू होने वाला एलिमेंट भी मुझे इसी में मिल जाए। तो जब इसको आप करते करते चले जाओगे तो एक कंडीशन आपको ऐसी मिलेगी। यहां पे मैंने सारे नहीं लिखे हैं, लेकिन अगर मैं सारे लिखूं, मैं चलिए यहां पे एक बार लिख देता हूं। चूंकि संबंध आर जो मेरे पास है वो 1 से 39 आया है, 2 से 37 आया है, हर बार 2 कम हो रहा है, 3 के साथ 35 आया है, के साथ में 37, 3 के साथ में 35, तो 4 के साथ में 33 आएगा, 5 के साथ में 31 आएगा,
और 6 के साथ में 29 आएगा, 7 के साथ में 27, 8 के साथ में 25, 9 के साथ में 23, 10 के साथ में 21, 11 के साथ में 19, 12 के साथ में 17, 13 के साथ में 15, 14 के साथ में 13, 15 के साथ में 11, 16 के साथ में 9, 17 के साथ में 7, 18 के साथ में 5, 19 के साथ में 3 और 20 के साथ में 1। ये मेरे पास टोटल संबंध हो गए जितने पॉसिबल थे, लेकिन मैं संक्रमकता प्रूव करने जा रहा हूं। मतलब अब जरा देखिए, 1 के साथ 39 आया है और 39 से कोई दूसरा नहीं, मतलब ये संक्रमक है। 37 से नहीं है, 35 से नहीं है, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17 और 15 से शुरू हो जाएगा। तो यहां तक तो ये एलिमेंट जितने हैं सब अपने आप संक्रमक हैं। मैंने आपसे क्या बताया था कि AB हो उसके साथ BC हो तब AC देखेंगे, बट ये सब AB तो हैं बट इनके साथ BC मतलब कोई एलिमेंट नहीं है जो 17 से शुरू होता हो। लेकिन यहां से गड़बड़ हो गया। यहां पे अगर AB इसको लिया जाए यानी कि 13-15 को, तो दूसरा एलिमेंट मेरे पास 15-11 है, तो मुझे ऐसा एलिमेंट भी चाहिए जो 13 और 11 से संबंधित हो, लेकिन 13-11 से संबंधित इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसको मना करने के लिए एक ही चीज काफी है। तो मैं लिख दूंगा कि बिकॉज 13-15 बिलोंग्स टू R तथा 15 से स्टार्ट होने वाला 15-11 बिलोंग्स टू R, परंतु AC का मतलब कि 13 और 11 इज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये नंबर अगर आप अपने रिलेशन यानी कि 2x + y = 41 में रखो तो ये उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसका मतलब हो गया अतः संबंध R संक्रमक नहीं है। मतलब ये जो संबंध दिया था ये ना तो सममित है, ना स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है। लेकिन अगर तीनों हो जाता तो तुल्यता संबंध हो जाता। इस तरीके का एक सवाल गिनतियों में पूछा जाता है, लेकिन इस एक्सरसाइज में गिनतियों के अलावा शब्दों से संबंधित ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस की बात करता हूं, और बड़े क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 8 नंबर के और सीबीएसई बोर्ड में 6 नंबर में पूछे जाते हैं। मैं एक बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, धन पूर्णांकों के समुच्चय n में से कोई संबंध R n गुणे n पर इस प्रकार परिभाषित है कि AB संबंधित है CD से, जबकि A + D बराबर B + C, जहां AB n गुणे n से है और CD भी n गुणे n से है। आपको सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले यहां पे जो मुझे दिया गया कंडीशन है वो मैं लिख लेता हूं। क्या दिया गया है? कह रहा है AB संबंधित है CD से, और ये संबंध दिस इंप्लाइज दैट, मतलब तभी परिभाषित होगा जब आपके पास A + D बराबर हो जाए B + C का, मतलब बाहर बाहर का योग और अंदर अंदर का योग बराबर हो जाए। साथ में यहां पे दे रखा है इसने कि ये जो AB है ये भी बिलोंग्स टू n × n है, और तथा जो दूसरा वाला एलिमेंट है यानी कि CD ये भी बिलोंग्स टू n × n है। मतलब दोनों के लिए ये n × n से ही लिए गए हैं। और आपको सिद्ध करना है कि ये संबंध यानी कि जो भी ये R संबंध दिया है ये
तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए मैंने आपको सिखाया कि मुझे 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। 3 चीजों का मतलब, मुझे स्वतुल्य दिखाना होता है, मुझे सममित दिखाना होता है और मुझे संक्रमक दिखाना होता है। तो सबसे पहला काम मेरे पास आता है स्वतुल्य दिखाने के लिए। तो इसके लिए लिखा जाता है स्वतुल्यता। ये मैं हेडिंग डालूंगा और इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। स्वतुल्यता में क्या दिखाता हूं मैं कि कोई एलिमेंट अपने आप से संबंधित है, मतलब ए बनाता है, और प्रत्येक का मतलब जितने दिए हैं सबके लिए। बट ये सवाल शब्दों में है, यानी कि वेरिएबल्स में है, तो मैं इसको वेरिएबल में ही प्रूव करूंगा। अब खुद से खुद बनने का मतलब, जैसे इसने एलिमेंट ऐसे बताए हैं ए बी, मतलब जोड़े में, तो खुद से खुद का मतलब मैं अगर कोई जोड़ा लूं तो मुझे उसी से दिखाना है। मतलब ए बी को मैं ए बी से दिखाऊं, बीसी को मैं बीसी से दिखाऊं, सीडी को मैं सीडी से दिखाऊं, लेकिन मुझे सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई एक जोड़ा ले लेता हूं। एक जोड़े का मतलब, चलिए मैं इसमें से ए बी ही ले लेता हूं। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n के लिए मुझे ये संबंध दिखाना है। और ये संबंध कैसा है, मतलब ए बी को मुझे ए बी से संबंधित दिखाना है। तो अगर यहां भी ए बी हो, यहां भी ए बी हो, तो संबंध मेरा ऐसा आना चाहिए, मतलब बाहर बाहर का योग अंदर अंदर का योग बराबर होना चाहिए। तो अगर ए बी के साथ फिर से ए बी आ जाए तो बाहर बाहर में जो क्या होगा, वो ए इधर है तो दूसरी तरफ बाहर में बी पहुंच जाएगा, और अंदर में इधर बी है और दूसरी तरफ में ए आ जाएगा, यानी कि ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा बी ए के। लेकिन आपको पता है कि जोड़ने में उल्टे और सीधे का फर्क नहीं पड़ता, मतलब ए से बी अगर जो आंसर देगा वही बी से ए आंसर देगा, मतलब ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ये सही हैं। तो अगर ये सही हैं तो ये तभी सही हो सकते हैं जब ऐसा संबंध आया होता, मतलब कि ए बी जो है वो संबंधित रहा होता ए बी से, तभी ये परिभाषित है। क्यों, चेक कर लो। ए और डी यानी बाहर बाहर, और बी और सी यानी अंदर अंदर, और यहां देखो बाहर और बाहर ए प्लस बी और अंदर अंदर बी प्लस ए। तो इसका मतलब कि ये कंडीशन इसको वेरीफाई करती है। तो जब इसको वेरीफाई करती है तो मैं लिख दूंगा अतः संबंध आर स्वतुल्य है। बस एक लाइन ये लिखने से ही आपके 2 नंबर हो जाते हैं। दूसरा, मुझे सममित दिखाना है। तो सममितता, सममित की परिभाषा मैंने आपको क्या सिखाई कि इसमें हर संबंध का उल्टा होना चाहिए। मतलब मैं कोई भी संबंध लूं तो मुझे उसका उल्टा दिखाना है। तो मैं कोई भी जब लेना है तो मैं मान लीजिए कि यही संबंध मैं ले लूं, तो इसमें आपको हमेशा मानना पड़ेगा, माना ए बी संबंधित है सी डी से। तो अगर ये संबंधित है तो परिभाषा ये बननी चाहिए, मतलब बाहर बाहर का योग आना चाहिए अंदर अंदर का योग का। या फिर आप इसको ऐसे कह लो कि मैं अगर बीसी को पहले ले आऊं और ए प्लस डी को बाद में रखूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर चाहे बी और सी जोड़ा जाए या सी प्लस बी जोड़ा जाए, इसी तरीके से चाहे ए और डी जोड़ा जाए या डी प्लस ए जोड़ा जाए। रीजन क्यों हो, क्योंकि योग क्रम विनिमेय होता है, क्रम विनिमेय होता है, मतलब जोड़ने की क्रिया पर संख्याओं के बदलने का फर्क नहीं पड़ता। तो जरा सोचिए कि जब इसकी परिभाषा में ये आ सकता था तो इसकी परिभाषा में भी तो इसके जैसा कुछ आएगा। चेक कर लो, जो भी आएगा वो संबंधित होगा ऐसे 2 अंकों से, लेकिन ये आपकी कहां से आ रही है, पहला और आखिरी। तो यानी पहला सी है और आखिरी बी है, और ये कहां से आता है, अंदर वाला, यानी दूसरा और तीसरा। तो दूसरा डी है और तीसरा ए है। तो आपको क्या पता चला
कि AB अगर CD से संबंधित था तो CD भी AB से संबंधित हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? अतः संबंध R सममित है। ये दो चीजें हम लोगों ने प्रूव कर ली है। तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है संक्रमकता। इसके लिए भी तरीका हमारे पास वही है, लेकिन संक्रमकता में हमको तीन चीजें चाहिए होती हैं। तो दो तो मेरे पास दी हुई हैं, AB और CD, तीसरी कुछ मुझे माननी पड़ेगी। तो मैं कैसे लिखूंगा? माना AB इज रिलेटेड टू CD तथा आपको मैंने क्या सिखाया था कि जो दूसरा एलिमेंट होता है वो इसके दूसरे से स्टार्ट होता है, मतलब CD से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट चाहिए। तो CD रिलेटेड कोई नया ले लीजिए EF, बट भले ही ये रिलेशन है तो ये कोई भी रिलेशन होगा जो मेरी कंडीशन दी थी बाहर बाहर का योग और अंदर अंदर का योग, उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो बाहर बाहर का मतलब A प्लस D बराबर होगा B प्लस C के, तथा यहां पे बाहर बाहर का मतलब C प्लस F बराबर होगा D प्लस E के। अगर मैं इन दोनों को एक में जोड़ दूं, यानी A प्लस D प्लस C प्लस F, तो इधर आ जाएगा B प्लस C और प्लस D प्लस E। तो आप देखो D इधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है, कट गया। C इधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है, कट गया। तो बचा मेरे पास क्या? A प्लस F बराबर होगा B प्लस E के। तो जैसे यहां से संबंध ये बनता है, ऐसे इससे फिर से मुझे दो संबंध, यानी कोई संबंध मिलेगा दो एलिमेंट के साथ। ये बाहर बाहर है, मतलब एक यहां पे है और एक यहां पे है, और ये अंदर अंदर है तो ये यहां पे है। तो आपने क्या देखा कि AB CD से संबंधित था, CD EF से संबंधित था, तो AB और EF का भी संबंध आ गया है। तो मैं लिख दूंगा अतः संबंध R संक्रमक है। तो आपको पता चल गया कि ये तीनों संबंध है। तो जब तीनों हो गया तो मुझे फाइनल रिजल्ट लिखने की जरूरत है। फाइनल रिजल्ट आप लिखोगे, चूंकि संबंध R स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक है, अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है। और यही आपको प्रूव करना था। और इतना करते ही अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो 8 नंबर के हकदार हो गए, और अगर CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो 6 नंबर के हकदार हो गए। इस तरीके का एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। थोड़ा सा परिवर्तन वो कर सकता है, जैसे ये मैंने जोड़ करके दिखाया, इसी तरीके से गुणा करके भी प्रश्न पूछ लेता है। मैं उसको भी करके दिखा देता हूं। कुल 3-4 प्रश्न हैं जिन्हें आपको अच्छे से सीखना है। बस आपसे इस चैप्टर में कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से कर लोगे। ये सीरीज शुरू करने का रीजन सिर्फ इतना ही है कि अगर आप गेस्ट पेपर भी खरीदते हो तो गेस्ट पेपर कोई समझाता नहीं है, आप सवाल अपने आप पढ़ोगे, और हर चीज अगर अपने आप हो जाती तो कभी टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब आप सवाल तो जान सकते हो, लेकिन तभी जब आपको कोई समझाए। तो उम्मीद आपसे यही है कि आप इन वीडियोस को कम से कम 2-3 बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, तभी जाकर के मेरा काम सफल हो पाएगा। इसी दूसरे सवाल से रिलेटेड ही एक और सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, 4-5 बार कम से कम। माना n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और n क्रॉस n में प्रत्येक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि AB
रिलेटेड है CD के और संबंध दिया है, मैं सीधे लिख देता हूं जो चीज दिया हुआ है। आपके पास दिया गया है कि AB संबंधित है CD से और इसको परिभाषित किया गया है AD बराबर BC, और इसमें कंडीशन दी गई है कि जहां पे ये AB लो या CD लो, ये दोनों जो हैं वो n क्रॉस n को बिलोंग करते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से लिए गए हैं। इस सवाल और पिछले वाले सवाल में देखिए समानता है, बस क्या वहां पे जोड़ना दिया हुआ था और यहां पे गुणा करना दिया हुआ है, तो लगाने का तरीका भी वही होगा। तो मैं सीधे बिना समय वेस्ट किए हुए, चूंकि अभी मैं समझा चुका हूं, तो डायरेक्ट मैं शुरू करता हूं। तो पहला वर्क मुझे स्वतुल्यता सिद्ध करना होगा। स्वतुल्यता में मुझे किसी एलिमेंट को ले लेना है, तो चूंकि मैं कोई AB ले लेता हूं इसके प्राकृतिक संख्याओं से, यानी कि n क्रॉस n से, तो अब इसके लिए जो आपकी परिभाषा होगी, उस परिभाषा में मैंने क्या बताया, AB से संबंधित होना चाहिए। तो अगर AB के साथ AB आया है तो बाहर बाहर से आपको क्या आएगा, ये मिलेगा AB बराबर BA, बट गुणा में AB और BA का फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये सही है। तो अगर ये सही है तो AB जो है ये संबंधित हो गया AB के, तो मैं लिख दूंगा अतः संबंध R स्वतुल्य है। दूसरे संबंध के लिए मैंने आपको सिखाया था मानना पड़ता है सममितता में, तो जब सममितता के लिए प्रूव करूंगा तो मैं मान लूंगा, माना AB संबंधित है CD से, तो अगर ऐसा है तो क्या आना चाहिए, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर के गुणा के बराबर आना चाहिए। मैंने अभी सिखाया था अगर मैं BC बराबर AD लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर मैं CB बराबर DA लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुणन क्रम विनिमेय होता है, योग और गुणन दोनों क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। क्रम विनिमय का मतलब जैसे 2 गुणे 3, 3 गुणे 2 के बराबर होता है। जिस तरीके से इससे ये बन सकता है, उसी तरीके से यहां पर भी एक संबंध बनेगा। तो ये पहला और आखिरी होता है, तो ये C है और ये यहां पे B है। यहां पे दूसरा और तीसरा होता है, तो ये D और A हो गया। मतलब अगर AB CD से रिलेटेड है तो CD भी AB से रिलेटेड है। इससे मुझे क्या पता चला, अतः संबंध R सममित है। तीसरी कंडीशन में मुझे देखना होता है संक्रमकता, कि यह संबंध संक्रमक है या नहीं। तो संक्रमकता दिखाने के लिए मुझे फिर से एलिमेंट मानने पड़ते हैं। माना AB रिलेटेड है CD से, तथा दूसरा एलिमेंट मुझे CD से लेना पड़ेगा और कुछ नया मैंने मान लिया कि वो EF से रिलेटेड है। तो अगर ऐसा है तो जो परिभाषा आपको दी है बाहर बाहर का गुणा बराबर अंदर अंदर का गुणा, यहां पर भी बाहर बाहर का गुणा बराबर अंदर अंदर का गुणा। अगर मैं इन दोनों को एक ही में गुणा कर लूं तो ADCF बराबर आ जाएगा BCDE। आप देखोगे D और D कैंसिल, C और C कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा AF बराबर BE। अब अगर इससे मैं संबंध बनाऊं तो ये बाहर बाहर है, यानी कि ये A और F है, और ये अंदर अंदर है, यानी कि ये B और E है। तो मैंने क्या देखा कि AB संबंधित है CD से, CD संबंधित है EF से, और AB संबंधित है EF के। इसका मतलब हो गया अतः संबंध R जो है ये संक्रमक है। तो चूंकि संबंध R स्वतुल्य, सममित तथा
संक्रमक है, अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ये लाइन लिखना बच्चों बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये लाइन आप नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर नहीं देगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इजी ही था, कोई विशेष टफ क्वेश्चन नहीं था। इस एक्सरसाइज से हम लोगों को एक क्वेश्चन और देखने की जरूरत है। वो भी क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा गया है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है पूर्णांकों के समुच्चय Z में संबंध R ए बी इस तरीके से दिया है कि a माइनस बी एक सम संख्या है। तो आपको दिखाना है कि जो R है वो एक तुल्यता संबंध है। कई जगहों पे ये सम संख्या लिखने के बजाय आपको लिख देता है कि a माइनस बी 2 से विभाज्य है, तो ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। तो सबसे पहले यहां पे मैं लिखता हूं क्या दिया गया है। आपको संबंध R दिया गया है ए बी, और ये ए बी इस तरीके से है कि a, b ये दोनों के दोनों संबंधित हैं इंटीजर यानी कि Z से, था a माइनस बी एक सम संख्या है। मतलब यह संबंध दिया गया है कि अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं या घटाऊं तो जो आंसर मिलेगा मुझे उसमें सम संख्या मिलेगा। तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्यता, इसमें भी आपको तुल्यता संबंध ही दिखाना है। तो तुल्यता संबंध जब भी दिखाना होगा 3 चीजें मुझे लेनी पड़ेंगी। तो स्वतुल्यता, अब यहां पर देखिए ये आपके जोड़े में एलिमेंट नहीं है। जो पिछले वाले सवाल थे उसमें जोड़े में एलिमेंट थे, तो मैंने जो भी काम किया उसमें 2-2 लेकर के किया। बट यहां पे सिंगल सिंगल एलिमेंट है a माइनस बी, तो जो मेरा जो भी काम बनेगा वो सिंगल एलिमेंट से बनेगा। तो मैं कोई एलिमेंट Z से ले लेता हूं। तो प्रत्येक a बिलोंग्स टू Z के लिए जब मैं संबंध अप्लाई करूंगा तो a बिलोंग्स टू Z का मतलब a, तो संबंध क्या बन रहा है, a माइनस बी सम संख्या है, तो इसका मतलब a माइनस ए करना पड़ेगा, और a माइनस ए से जो भी रिजल्ट आता है वो होगा 0, और ये 0 भी Z को बिलोंग करता है, और उसके साथ में ये एक सम संख्या भी है। 0 एक सम संख्या। बहुत सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर 0 क्यों सम संख्या है। ऐसा नहीं है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, लेकिन 2 से तब स्टार्ट होती है जब वो सम प्राकृतिक संख्या हो। यहाँ पे सम प्राकृतिक संख्या नहीं कहा, यहाँ पे उसने सिर्फ सम संख्या कहा है। मतलब ये 0 भी एक सम संख्या है, क्योंकि 0 में 1 जोड़ो तब जा करके 1 आता है, मतलब विषम संख्या आती है। और सम की यही पहचान है कि उसमें 1 जोड़ने पर विषम आ जाना चाहिए। क्योंकि 0 भी एक सम संख्या है, मतलब ये संबंध सही है। तो मैं लिख सकता हूं कि अतः संबंध R स्वतुल्य है। अब दूसरा मुझे सममित दिखाना है। तो सममितता, सममित का फंडा क्या है कि इसमें मुझे मानना पड़ता है कि कोई एलिमेंट किसी से संबंधित है। तो मैं मान लेता हूं कि माना ए बी कोई एलिमेंट है जो उस संबंध को बिलोंग करता है जहां पे ए और बी दोनों के दोनों इंटीजर हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है कि जब मैं a माइनस बी करूं तो जो भी मुझे रिजल्ट मिले वो सम संख्या मिलनी चाहिए। a माइनस बी अगर मैं करता हूं तो जब भी मुझे रिजल्ट मिले तो सम संख्या मिलनी चाहिए। अब जरा आप सोच करके देखो कि जब a में से b घटाया जाता है तो जो रिजल्ट मिलता है वो 2k मिलता है। 2k का मतलब एक सम संख्या मिलती है जहां k एक पूर्णांक है। ऐसा ये क्यों है
क्योंकि आपके संबंध ने बताया है कि जब मैं ए बी लूंगा तो ए में से बी घटाने पर मुझे एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो मैंने ए बी लिया है, मतलब ए में से बी घटाने पर मुझे एक सम संख्या, और सम संख्याओं को 2k के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये मुझे मिलेगा b माइनस ए, तब भी तो ये 2k ही रहेगा। या फिर अगर इस माइनस को मैं दूसरी तरफ भेज दूं तो b माइनस ए बराबर माइनस 2k हो जाएगा। तो क्या अब ये सम संख्या नहीं है? भैया ये अब भी तो सम संख्या है, क्योंकि ये 2 और संख्या हमारी ऋणात्मक हो गई। तो 2 साथ में आने का मतलब कि ये एक सम संख्या है। तो इस बात को मैं लिख सकता हूं कि इसका मतलब कि जो बी ए है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब जो रिजल्ट दे रहा है वो सम संख्या के रूप में दे रहा है। तो मैं लिख सकता हूं अतः आर सममित है। फिर तीसरा संबंध मेरे पास होता है संक्रमकता। तो संक्रमकता के लिए मुझे 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो मैं मान लेता हूं ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी से शुरू होने वाला बी सी बिलोंग्स टू आर, जहां पे ए बी सी बिलोंग्स टू जेड है। अब अगर आप दी गई परिभाषा के हिसाब से चलें तो परिभाषा ने क्या कहा कि कोई एलिमेंट आर को बिलोंग करने का मतलब कि उनका अंतर सम संख्या है, मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 2k, तथा यहां पर b माइनस सी इज इक्वल टू 2m। कुछ नया आना चाहिए भाई, इधर घटाने पे कुछ दूसरा आएगा, इधर घटाने पे कुछ दूसरा आएगा। k तथा m कोई पूर्णांक है, वो कैसे भी हो सकते हैं। अब और ये दोनों चीजें परिभाषा से आई हैं, क्योंकि जो डिफिनीशन आपको दी हुई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने आपसे यही कहा है कि अगर ए बी रिलेशन बनता है तो a माइनस बी सम संख्या है। मैंने इसी परिभाषा को अप्लाई किया है। तो इसका मतलब यह हुआ अगर मैं इन दोनों को एक में ऐड कर दूं तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी बनाएगा। तो इधर होगा 2k और प्लस 2m, यहां से b और b कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a माइनस सी, और यहां पे अगर 2 कॉमन ले लो तो k प्लस m। तो 2 कॉमन होने का मतलब कि ये अभी भी सम संख्या ही है, यानी कि 2 से भाग हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC जो है ये भी बिलोंग कर रहा है R को। तो बात क्या हुई, AB R को बिलोंग कर रहा है, BC R को बिलोंग कर रहा है और AC R को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब अतः संबंध R संक्रमक है। चूंकि संबंध R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है, अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है। यही चीज आपको प्रूव करनी थी। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन था और दिए गए क्वेश्चनों से रिलेटेड था। मैंने जितने क्वेश्चन आपको समझाए संबंध से रिलेटेड, सारे के सारे क्वेश्चन का प्रकार एक ही था, मतलब वो देखने में भले अलग अलग थे बट उनका लगाने का तरीका एक ही है। इस चैप्टर से अगर एग्जाम में कुछ पूछा जाता है तो आपसे स्वतुल्यता ही पूछी जाती है, तुल्यता संबंध। और तुल्यता बताने के लिए मुझे स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे हौसला मिलता है। समझ में आया तो भी बताइए, नहीं समझ में आया तो भी बताइए। अगर आपके कोई सजेशन है
यानी कुछ आप बताना चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो उसको भी सजेस्ट करिए। साथ में अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई टॉपिक कठिन लगता है, तो आप उसके बारे में भी हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। जब भी मैं देखूंगा आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास जरूर करूंगा। इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। अगर संबंध से आपने इतना पढ़ लिया तो इसके बाहर और कुछ नहीं है जो इस चैप्टर में पूछा जा सकता है। बहुत जल्दी दूसरी वीडियो मैं इसी का अगला पार्ट यानी कि फलन से लेके आऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरा का पूरा कोर्स 1-2 महीने में कवर कर दूं। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।